मुस्लिम अगर भारत में होता है तो सबको लगता है माइनॉरिटी खतरे में है। अगर ये हिंदू मुस्लिम भारत के बाहर होता है तो सबको लगता है सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट को अलग किया और एक नया देश बनाया जिसका नामकरण था बांग्लादेश। 1971, India's greatest military victory. और आज उसी बांग्लादेश के अंदर हिंदू होना एक गुनाह बन चुका है। जिन लोगों को कश्मीर फाइल और कश्मीर पंडितों की कहानी एक झूठ लगता था तो एक बार बांग्लादेश की फाइल भी उठा के पढ़ ले। कहाँ थे आप भूपजी? मैं कितना डरा था। आज़ादी के समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 30% और जो 30% से घटकर 8% पे आ गई है 2024 में, और शायद आने वाले समय में 8% भी ना रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि भगवा झंडा लहराने पे उन्हें जेल मिल रहा है और उस जेल का कोई बेल तक नहीं मिल रहा है। उसी देश के अंदर ढाका और चित्तोग्राम और भी 13 जगह है जहाँ पर हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जलाया जा रहा है, कितने मंदिरें तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसके बाद भी मोहम्मद यूनुस और वहाँ की सरकार पूरी तरीके से शांत है। बांग्लादेश के हिंदू लीडर चिन्मय दास जो इस्कॉन के लीडर भी थे, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि बांग्लादेश के झंडा के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिए और इसे लहराने पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन पर राजद्रोह तक का आरोप लगा दिया गया। बांग्लादेश के वही क्रांतिकारी जो इस्कॉन को बैन करने की पिटीशन फाइल की है बांग्लादेश के अंदर, वही इस्कॉन जो 150 कंट्री में 850 मंदिरें चलाती है, कितने संस्थाएं चलाती है, मुफ्त में भोजन कराती है, मुफ्त में योगा, मुफ्त में वैदिक ट्रेडिशन और भी कितने कार्यक्रम कराती है, और उसी इस्कॉन को बैन करने की बात की जा रही है। वही इस्कॉन जो पूरे जगत को एक परिवार और हर इंसान को अपने परिवार का हिस्सा मानती है, आज उसी इस्कॉन को बांग्लादेश से बैन करने की बात की जा रही है। नमस्कार, नया भारत, मैं आपका सनातन सेकुलर अखिलेश पांडे। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। हिंदू एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है, और इसके बारे में बात ना करें तो बहुत ही डीपली डैमेजिंग है। ये डीपली डैमेजिंग इसलिए है क्योंकि आप पाकिस्तान का भी हाल देख सकते हैं, अफगानिस्तान का भी हाल देख सकते हैं, और करंटली में बांग्लादेश एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर कुछ हिंदू बचे हैं, उनको भी मारा जा रहा है। तो अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, अब बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में है। वही बांग्लादेश जब उसकी आज़ादी हुई थी तब वहाँ पर 30% हिंदू थे और 2024 में सिर्फ और सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं बांग्लादेश के अंदर। जब हिंदुओं की बात आती है तब सब कोई मौन हो जाता है। सबका मौन होना तो समझ में आता है, यहाँ तक कि हिंदू भी मौन हो जाते हैं। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाए तो आने वाले समय में हम बांग्लादेश को खो बैठेंगे, और इतिहास गवाह रहा है जब जब हिंदू बटे हैं तब तब हिंदू घटे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बांग्लादेश के अंदर 2024 में से हिंदू खतरे में, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। बांग्लादेश जब फॉर्म हुआ था तब से हिंदू खतरे में, जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था तब से हिंदू खतरे में है। अगर मैं आपको बांग्लादेश जेनोसाइड की छोटी सी स्टोरी बताऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब बंगाल प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम का पॉपुलेशन 50% तक चला गया और हिंदू का पॉपुलेशन भी 50% था, तब वहाँ पर दो आइडियोलॉजी काम करने लगी थी, एक हिंदू ग्रुप की, एक मुस्लिम ग्रुप की। जो हिंदू ग्रुप की आइडियोलॉजी थी उनका ये मानना था कि हमें यूनाइट रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को एक होना चाहिए ताकि हम नेशनलिज्म के लिए लड़े और भारत को इन ब्रिटिशर से छुड़ाए। जो मुस्लिम ग्रुप का आइडियोलॉजी था वो रेडिकल मुस्लिम वाला आइडियोलॉजी था। वो ये चाहते थे कि दो डिफरेंट नेशन बने, इंडिया और पाकिस्तान, और ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान कभी एक कंट्री ना बने, यहाँ पे दो डिफरेंट कंट्री बने। और तो इसी के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, लेकिन उससे पहले बंगाल का पार्टीशन होता है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया जाता है ब्रिटिशर द्वारा, तो बंगाल को कुछ डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़ और बंगाल। जो बंगाल का मेन पार्ट था वो सेपरेट कर दिया जाता है, जिसमें बंगालीज अभी भी थे। तो इसमें से जो नया बंगाल बनता है उसका नाम होता है बंगाल प्रोविंसेस ही। लेकिन यहाँ पर जो बंगाल प्रोविंसेस होता है बहुत छोटा बन जाता है, क्योंकि यहाँ से बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे। तो इसके अंदर ज़्यादातर मुस्लिम थे और कुछ हिंदू थे। यही असली जड़ बनता है ईस्ट पाकिस्तान का। जैसे ही 1905 में डिवाइड एंड रूल का गेम खेला था, इनको पता था कि अगर हम ये डिवाइड रूल का गेम नहीं खेलते तो आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान की मांग नहीं होती। जैसा ब्रिटिशर ने सोचा था वैसा ही मुस्लिम लीग 1940 में जाके ईस्ट पाकिस्तान का डिमांड करती है, और इस डिमांड से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं वहाँ के हिंदू। जो मुस्लिम लीग के हेड थे जिन्ना, इन लोगों का प्री प्लान था कि जैसे ये ईस्ट पाकिस्तान की मांग करेंगे वैसे ये हिंदुओं पर अटैक करेंगे, और इसका डायरेक्ट एग्जांपल था डायरेक्ट एक्शन डेट 16 अगस्त 16 अगस्त 16 अगस्त 16 अगस्त 16 अगस्त
16 अगस्त 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 6000 से भी ज़्यादा हिंदुओं का हत्या कर दी जाती है, 1000 से भी ज़्यादा हिंदू महिलाओं का रेप कर दिया जाता है और कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। ये जो पूरी कहानी होती है वो होता है 16 अगस्त 1946। ये ऐसा दिन था जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था और ये पूरा कहानी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन ही किया गया था। इसी चीज़ को देखकर ये फैसला किया गया कि इंडिया का डिवाइड किया जाएगा रीजनल बेस्ड पर, लेकिन यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी आइडियोलॉजी दी थी। अगर इंडिया का डिवाइड किया जा रहा है रीजनल बेस्ड पर तो यहाँ पर रीजनल बेस्ड पर एक्सचेंज भी किया जाए कि पाकिस्तान के हिंदू इंडिया जाए और इंडिया के मुस्लिम पाकिस्तान चला जाए, ताकि एक साइड पूरे हिंदू हो जाएंगे और एक साइड पूरे मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अम्बेडकर के इस आइडियोलॉजी से टोटली डिनाई कर दिया। अगर भीमराव अम्बेडकर जी का ये आइडियोलॉजी मान लिया गया होता तो आज बांग्लादेश के हिंदू खतरे में नहीं होते, पाकिस्तान के हिंदू मारे नहीं गए होते। हम यहीं पर रोकते, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बांग्लादेश जेनोसाइड पर। हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे बांग्लादेश जेनोसाइड पे और हम डीपली डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ था और क्या मेन रीजन थे पार्टीशन के। अब हम आते हैं बांग्लादेश की करंटली सिचुएशन पे। 2024 में जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट बनती है वैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है। ये बात शेख हसीना को भी पता था 2023 में कि जैसे उनकी गवर्नमेंट बनेगी वैसे ही अमेरिका अपने पूरा जी जोड़ लगा देगा उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करवाने में। तो जैसा उन्होंने बताया था ठीक वैसा ही होता है। 2024 में जैसे उनकी गवर्नमेंट बनती है तुरंत वहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होता है वो स्टूडेंट यूनियन शुरू करता है रिजर्वेशन कोटा को लेकर। और जो ये रिजर्वेशन कोटा का प्रोटेस्ट था यहाँ पर दो बड़े हाथ थे, एक हाथ था बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, दूसरा हाथ था अमेरिका का। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया और डे बाई डे जैसे ही प्रोटेस्ट आगे बढ़ा शेख हसीना को 5 अगस्त के दिन बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। जैसे ही उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा ठीक वैसे ही वह बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन की स्टैचू पर तोड़ने लगे, PM हाउस पर अटैक करना शुरू कर दिए गए, पब्लिक प्लेस को भी तोड़ फोड़ शुरू करने दिए गए, कितने जगह जलाए गए और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तक के अंडरगारमेंट्स तक के मीडिया में शो किए। और वही क्रांतिकारी थे जो बांग्लादेश के PM के अंडरगारमेंट्स तक मीडिया में शो करते हैं और उन जैसे क्रांतिकारी को पीसफुल कम्युनिटी बोला जाता है। अगर आपको लग रहा होगा कि जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन कोटा और शेख हसीना के लिए होता तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर शेख हसीना और रिजर्वेशन कोटा के लिए किया गया होता तो बांग्लादेश कुछ ही दिनों में स्टेबलाइज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 अगस्त से लेकर 25 नवंबर तक जितने भी कांड हुए सिर्फ और हिंदुओं को टारगेट करके ही किए गए हैं। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अपोजिशन के लीडर खुलेआम ये बोल रहे थे कि मैं हिंदुओं को बताना चाहूँगा कि ये बांग्लादेश है ना कि दिल्ली, और मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया नहीं है, ये इस्लामिक बांग्लादेश है। अरे भाई पता है जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन जैसे ही 50% से ऊपर जाती है वहाँ पर एक सेपरेटिज्म आ जाता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो। तो वैसा ही हाल बांग्लादेश में हुआ। जैसा प्रोटेस्टर ने सोचा था वैसा ही होता है। शेख हसीना को मजबूरन बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है और भारत में आकर रुकना पड़ता है। जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा वैसे ही वहाँ पर हिंदू की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। हिंदुओं के घर को चुन चुन कर जलाए जा रहे थे, चाहे वो ढाका हो चाहे चित्तौग्राम हो। ढाका, चित्तौग्राम और भी ऐसे 13 जगह जहाँ पर थे जहाँ पर हिंदुओं के घर को जलाया गया, हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के मंदिर को अच्छे तरीके से तोड़ा गया, हिंदुओं को डायरेक्टली टारगेट किया गया और हिंदुओं को पूरा धमकाया और डराया गया। 5 अगस्त से लेकर 25 नवंबर तक 3 से 4 महीने के बीच में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए। उसके बाद भी बांग्लादेश के लीडर और BNP पार्टी के लीडर कोई भी इसके लिए खिलाफ आवाज नहीं उठाए। बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश के लीडरों ने जैसे ही देखा कि हिंदू यूनाइट हो रहे हैं, वो अपनी आवाज को आगे रख रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए हक मान रहे हैं, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के मेन लीडर थे चिन्मय दास, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जब ये अरेस्ट किया गया तो इतनी घटिया बात बोली गई कि इनको अरेस्ट करने का रीज़न ये था कि इन्होंने बांग्लादेश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया है। मतलब वो प्रोटेस्टर जो PM के अंडरगारमेंट्स तक मीडिया में लाके शो करते हैं, PM के आवाज़ को तोड़ते हैं, पब्लिक प्लेस को तोड़ते हैं, फादर ऑफ नेशन की मूर्ति तक तोड़ते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको पीसफुल कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया। एक भगवा झंडा लहराने पे बांग्लादेश की डिसरिस्पेक्ट कर दी गई। 25 नवंबर को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरा अरेस्ट करने के बाद 5 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होता है, लेकिन उस दिन भी बेल नहीं मिलता है और जो इनके वकील थे उनको भी प्रोटेस्ट में ही मार दिया जाता है। 5 दिसंबर 2024 इस दिन
दिन चिन्मय दास की बेल होने वाली थी, लेकिन इस दिन भी बेल नहीं होती है। इस दिन भी कोर्ट टोटली डिनाई कर देता है इनके बेल से, और जो अगला डेट देता है बेल का वो है 2 जनवरी 2025। तो उस दिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ कि चिन्मय दास जो इस्कॉन के लीडर थे, जो माइनॉरिटी के लिए हक मान रहे थे कि माइनॉरिटी के लिए भी बोर्ड बनना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए भी रूल एंड रेगुलेशन आना चाहिए, तो क्या ये बात गलत थी? जो अमेरिका के पालतू कुत्ते हैं मोहम्मद यूनस, सॉरी जो अमेरिका के एक पपेट है मोहम्मद यूनस, उनका ये कहना है कि ये पूरा इंडिया करा रहा है हिंदुओं पे अटैक। अब बांग्लादेश के पीएम साहब क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? कितना घटिया स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद भी वहाँ के हिंदुओं को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और वहाँ के हिंदुओं को बचाने के लिए एक्शन तो छोड़ दीजिए, वहाँ के लीडर एक नया मैप जारी करते हैं ग्रेटर बांग्लादेश की, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम उस मैप में आती है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, अरे भाई तुम्हारा ओरिजिन था 1971 में, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1971 जो भारत ने बनाया था, तो तुम ग्रेटर बांग्लादेश तो छोड़ दो, पहले तुम बांग्लादेश तो बचा लो, शायद ये भी ना रहे। अरे क्योंकि जिसका डीओबी रहता है उसको एक दिन मरना भी होता है, तो शायद तुम्हारा कब अंदाज है पता नहीं, तो तुम ग्रेटर बांग्लादेश का दूर दूर तक भूल जाओ, तुम अभी बांग्लादेश पे करंटली पे फोकस करो। मैं ये जान रहा हूँ कि वीडियो बहुत देर में आ रही है, लेकिन मैं एक याद दिलाने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि अगर हम आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते हैं तो बांग्लादेश में हम हिंदुओं को खो बैठेंगे। जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हम हिंदुओं को खो बैठे हैं, उसी तरह हम बांग्लादेश से भी हिंदुओं को खो बैठेंगे। अगर आज भी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो शायद हम बांग्लादेश के हिंदुओं को 2030 तक खो बैठेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए राम राम।